नमस्कार दोस्तों, ट्रुथ लेंस के एक और बेहद अहम वीडियो में आपका स्वागत है। आप चाहें तो बेहतर अनुभव के लिए इसे 1.5x स्पीड पर देख सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा भयंकर विस्फोट जो सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले ले। एक ऐसा हादसा जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां, दुनिया की परमाणु नीतियां और यहाँ तक कि ताकतवर सोवियत संघ का भविष्य तक बदल कर रख दिया। 26 अप्रैल 1986 की उस मनहूस रात को यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में जो कुछ भी हुआ था, उसे इंसानी इतिहास की सबसे खौफनाक तकनीकी और परमाणु आपदा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, चेर्नोबिल सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये इंसानी गलतियों, तकनीकी खामियों, सरकारी झूठ और एक ऐसे अदृश्य खतरे की कहानी है जिसका साया आज भी हम पर मंडरा रहा है। आइए चेर्नोबिल के इस पूरी मिस्ट्री को आज गहराई से समझते हैं। तो एक अकेली दुर्घटना ने पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया, चलिए उस दौर में चलते हैं। शीत युद्ध अपने चरम पर था और सोवियत संघ हर हाल में दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत दिखाना चाहता था। परमाणु ऊर्जा उनकी इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार थी। यूक्रेन के कीव से करीब 110 किलोमीटर दूर एक शांत से इलाके में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स बनाया गया और इस प्लांट को चलाने वाले वैज्ञानिकों और उनके परिवारों के लिए ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्कुल नया आधुनिक शहर बसाया गया, प्रेप्यात। लगभग 49,000 लोगों का ये शहर सोवियत प्रगति का चमकता हुआ सितारा था। लेकिन किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि प्रगति का ये चमकता सितारा जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े दुस्वप्न में बदलने वाला है। चलिए सबसे पहले इस भयानक घटना की जड़ में चलते हैं। चेर्नोबिल का प्लांट कोई आम पावर प्लांट नहीं था। ये अपने समय का एक विशालकाय ऊर्जा केंद्र था जिसमें सोवियत संघ के खुद के बनाए हुए 4 RBM के 1000 रिएक्टर लगे थे। तकनीकी भाषा में कहें तो ये लाइट वाटर ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर थे जिनमें 2% इनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल इस्तेमाल होता था। हर एक रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता था। इसका स्केल वाकई में हैरान कर देने वाला था। लेकिन इस विशाल और ताकतवर ढांचे के अंदर एक ऐसा तकनीकी फॉल्ट छुपा था जो तबाही का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसका डिजाइन। पश्चिमी देशों के जो रिएक्टर होते थे उनमें पानी ही रिएक्टर को ठंडा करने और रिएक्शन को धीमा करने का काम करता था। मतलब अगर पानी उबलकर भाप बन जाए तो परमाणु रिएक्शन अपने आप धीमा हो जाता था। इसे नेगेटिव वॉइड कोएफिशिएंट कहते हैं और ये काफी सेफ होता है। लेकिन चेर्नोबिल के इस RBM के रिएक्टर में पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट की दिक्कत थी। इसमें रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ठोस ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब पानी उबलकर भाप बनता तो रिएक्टर की पावर घटने की बजाय अचानक बेतहाशा बढ़ने लगती थी। और सबसे जानलेवा खामी थी इसकी कंट्रोल रॉड्स। ये छड़ें रिएक्शन को रोकने के लिए थीं, लेकिन इनके निचले सिरे पर ग्रेफाइट लगा हुआ था। यानी जैसे ही आप इन्हें रिएक्टर में डालेंगे तो शुरुआत के कुछ सेकंड्स में ये पावर को कम करने की बजाय उसे और ज्यादा भड़का देंगी। और अगर आपको लगता है कि बस इतनी ही कमियां थीं, तो जरा ये सुनिए। दुनिया के बाकी न्यूक्लियर प्लांट्स में रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट और स्टील का एक बेहद मजबूत डोम या गुंबद होता है, ताकि अगर अंदर कोई धमाका हो भी जाए तो रेडिएशन बाहर न फैले। लेकिन सोवियत इंजीनियरों ने पैसे और समय बचाने के चक्कर में RBMK में ऐसा कोई सुरक्षा कवच बनाया ही नहीं। रिएक्टर बस एक साधारण सी कंक्रीट कैविटी में रखा था जिसके ऊपर 1000 टन की एक लोहे की प्लेट रखी थी। इसका सीधा सा मतलब था, अगर अंदर कोई विस्फोट हुआ तो वो जानलेवा रेडियो एक्टिव जहर सीधा खुले आसमान में जा मिलेगा, कोई रुकावट नहीं। ये सब हमें ले जाता है 25 और 26 अप्रैल 1986 की उस खौफनाक रात की तरफ। उस रात यूनिट 4 को रूटीन शटडाउन के लिए तैयार किया जा रहा था और इसी बीच एक सेफ्टी टेस्ट करने का प्लान बना। वो ये चेक करना चाहते थे कि अगर अचानक ग्रिड की बिजली कट जाए तो क्या टर्बाइन की धीमी होती गति से कूलिंग पंपों को तब तक चलाया जा सकता है जब तक कि बैकअप जनरेटर चालू ना हो जाए। सुनने में तो ये एक रूटीन इलेक्ट्रिकल टेस्ट लग रहा था, लेकिन इसके लिए उन्होंने न्यूक्लियर सेफ्टी के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। और सबसे बड़ी भूल क्या की, उन्होंने इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम को ही पूरी तरह से बंद कर दिया। आइए उस रात के एक एक पल को महसूस करते हैं। रात के ठीक 12:28 पर ऑपरेटरों से एक बड़ी चूक हुई और रिएक्टर का पावर लेवल गिरकर सिर्फ 30 मेगावाट पर आ गया। इतने कम पावर पर रिएक्टर के अंदर ज़ीनॉन 135 नाम की एक जहरीली गैस बनने लगी जो न्यूट्रॉन्स को सोखकर रिएक्टर को गड्ढे में धकेल रही थी, यानी उसे बंद कर रही थी।
पावर को वापस बढ़ाने की घबराहट में ऑपरेटरों ने नियमों को तोड़ते हुए लगभग सारी की सारी कंट्रोल रॉड्स बाहर खींच लीं। रात 13:04 पर टेस्ट शुरू हुआ। पानी उबलने लगा, भाप बनने लगी और उस पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट के कारण पावर अचानक से बढ़ने लगी। खतरे को भांपते हुए रात 1:23:40 पर ऑपरेटर ने AZ5 इमरजेंसी शटडाउन बटन दबा दिया। उन्हें लगा वो रिएक्टर को बचा लेंगे, लेकिन असल में उन्होंने मौत का बटन दबा दिया था। जैसे ही वो AZ5 बटन दबाया गया, 200 से ज्यादा कंट्रोल रॉड्स तेजी से नीचे गिरने लगीं। लेकिन याद है ना, उन छड़ों के निचले हिस्से पर ग्रेफाइट लगा था। जैसे ही उस ग्रेफाइट ने रिएक्टर के पानी को छुआ, सेकंडों के अंदर रिएक्टर की ताकत 530 मेगावाट से उछलकर 30 से 33 गीगावाट तक पहुंच गई। दोस्तों, ये नॉर्मल कैपेसिटी से 100 गुना ज्यादा पावर थी। इस अकल्पनीय ऊर्जा की वजह से फ्यूल रॉड्स फट गईं और वो कंट्रोल रॉड्स रास्ते में ही फंसकर रह गई। अब सब कुछ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था। इस भीषण प्रेशर के कारण रिएक्टर के अंदर एक महाविशाल भाप का विस्फोट हुआ। इस भयानक धमाके ने रिएक्टर के ऊपर रखी उस 1000 टन वजनी लोहे की प्लेट को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे वो किसी खिलौने की छत हो। सारा कूलिंग का पानी पल भर में भाप बनकर उड़ गया। इसके ठीक 2 से 3 सेकंड बाद एक और कान फाड़ो धमाका हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक परमाणु और हाइड्रोजन विस्फोट था। इस दूसरे धमाके ने रिएक्टर के कोर के परखच्चे उड़ा दिए और 1200 टन जलता हुआ ग्रेफाइट और रेडियो एक्टिव मलबा रात के आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक उछाल दिया। धमाके के बाद जो हुआ वो और भी दिल दहला देने वाला है। प्लांट में मौजूद 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। रात 1:28 पर प्रिप्यात से फायर फाइटर्स की पहली टीम वहां पहुंची। उन्हें लगा कि ये कोई आम आग है। उनके पास रेडिएशन से बचने के लिए कोई खास सूट या गियर नहीं था। बिना अपनी जान की परवाह किए उन हीरोज ने जलते हुए मलबे के बीच जाकर आग बुझाना शुरू कर दिया। वहां रेडिएशन का लेवल इतना ज्यादा था कि 134 लोगों को तुरंत एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम या ARS हो गया। इनमें से 28 दमकलकर्मी और बचावकर्ता कुछ ही महीनों के अंदर बेहद तड़प कर वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका ये सर्वोच्च बलिदान ही था जिसने आग को बाकी के रिएक्टर्स तक फैलने से रोका। बाहर छत की आग तो बुझ गई थी, लेकिन असली राक्षस तो अंदर सुलग रहा था। खुले हुए कोर के अंदर 1200 टन ग्रेफाइट की आग जल रही थी। हवा के संपर्क में आकर ये एक भयंकर ज्वालामुखी बन चुका था, जो लगातार रेडियो एक्टिव जहर उगल रहा था। इस आग को बुझाने के लिए सोवियत सेना के हेलीकॉप्टरों को एक बेहद खतरनाक सुसाइड मिशन पर भेजा गया। उन्होंने जलते हुए रिएक्टर के ठीक ऊपर से उड़ान भरते हुए कुल 5000 टन सीसा, रेत, मिट्टी और बोरॉन कार्बाइड नीचे गिराया। कई पायलटों को इस दौरान भारी रेडिएशन का सामना करना पड़ा। इस 10 दिन लंबी आग का अंजाम क्या हुआ? मानव इतिहास का सबसे बड़ा रेडियो एक्टिव रिसाव। हवा में कुल 14 एक्साबेक्रेल रेडियोधर्मिता फैल गई। इस अदृश्य जहर में सबसे खतरनाक थे आयोडीन 131, जो सीधे थायराइड पर हमला करता है, सीजियम 137, जो हवा के साथ उड़कर दशकों तक मिट्टी में बना रहता है, और स्ट्रोंटियम 90, जो हड्डियों में जमा होकर ब्लड कैंसर का कारण बनता है। विस्फोट की तीव्र गर्मी ने इस रेडियोएक्टिव बादल को वायुमंडल में बहुत ऊपर भेज दिया, जहां से हवाओं ने इस मौत के साये को यूक्रेन, बेलारूस, स्कैंडिनेविया और पूरे पश्चिमी यूरोप में फैला दिया। और ये स्लाइड हमें उस दर्दनाक मानवीय कीमत की याद दिलाती है जो चेरनोबिल ने वसूली। 27 अप्रैल को प्रिप्यात के सभी 40,000 लोगों को सिर्फ कुछ ही घंटों की मोहलत देकर हमेशा के लिए शहर से निकाल दिया गया। कुल मिलाकर लगभग 3.5 लाख लोगों को अपने घर, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़नी पड़ी। प्लांट की सफाई के लिए पूरे सोवियत संघ से 5,30,000 लिक्विडेटर्स को बुलाया गया, जिन्होंने भारी रेडिएशन के बीच काम किया। सबसे दुखद असर बच्चों पर हुआ। रेडिएशन वाला दूध पीने की वजह से बच्चों में थायराइड कैंसर के करीब 20,000 मामले सामने आए। रेडिएशन का ये श्राप पीढ़ियों तक महसूस किया गया। अब कहानी के एक बिल्कुल अलग पहलू पर आते हैं। चेरनोबिल सिर्फ एक मानवीय या पर्यावरणीय त्रासदी नहीं थी, ये एक भू-राजनीतिक भूकंप था। इस एक हादसे ने एक सुपर पावर की जड़ों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। आइए देखते हैं कि कैसे चेरनोबिल असल में सोवियत संघ के पतन का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक बन गया। आर्थिक नुकसान के आंकड़े सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अकेले बेलारूस को, जो इन रेडियोएक्टिव बादलों की सबसे ज्यादा चपेट में आया था, 30 सालों के दौरान लगभग $235 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। लाखों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन और जंगल हमेशा के लिए बेकार हो गए।
सोवियत संघ का पूरा खजाना सफाई अभियानों और राहत कार्यों में ही खाली होने लगा। इस आपदा ने सोवियत बजट की कमर तोड़ दी और देश को दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, पैसे से भी बड़ा नुकसान किसी और चीज का हुआ था, और वो था जनता का भरोसा। सोवियत सरकार ने शुरुआती 18 दिनों तक पूरी दुनिया और अपने ही नागरिकों से इस हादसे का सच छुपाए रखा। जब स्वीडन के न्यूक्लियर प्लांट्स में रेडिएशन के अलार्म बजने लगे, तब जाकर ये सच दुनिया के सामने आया। इस झूठ ने आम जनता के मन में सरकार के खिलाफ एक बहुत गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। मजबूर होकर मिखाइल गोर्बाचेव को ग्लासनोस्त यानी पारदर्शिता की नीति लानी पड़ी। खुद गोर्बाचेव ने बाद में कबूल किया था कि शायद चेर्नोबिल ही सोवियत संघ के टूटने की सबसे बड़ी और असली वजह थी। हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद यूक्रेन में बिजली की भारी कमी के चलते चेर्नोबिल के बाकी 3 रिएक्टर साल 2000 तक चालू रहे। लेकिन उस पूरी तरह से नष्ट हो चुके यूनिट 4 का क्या? उसके जले हुए कोर से लगातार निकल रहे रेडिएशन को कैसे रोका जाए? ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। और आज भी दशकों बाद वो ढांचा भू राजनीतिक युद्ध के साये में कैसे फंसा हुआ है, चलिए समझते हैं। 1986 में सोवियत संघ ने आनन फानन में रिएक्टर 4 के ऊपर कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा बना दिया था, जिसे सार्कोफेगस कहा गया। लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी और समय के साथ उसमें दरारें आने लगी थी। इसलिए 2016 में इसके ऊपर एक नया और स्थायी समाधान बनाया गया, न्यू सेफ कन्फाइनमेंट या NSC। ये कोई मामूली टेंट नहीं है दोस्तों। 1.5 बिलियन यूरो की लागत से बना ये 31,000 टन का एक विशालकाय आर्च है, जो 108 मीटर ऊंचा है। इसे 100 साल तक टिकने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर रोबोटिक क्रेन लगे हैं जो बिना इंसानों के पुराने मलबे को साफ कर सकें। लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग आपको युद्ध की तबाही से नहीं बचा सकती। और 14 फरवरी 2025 को ठीक वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को डर था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक सैन्य ड्रोन सीधा इस न्यू सेफ कन्फाइनमेंट के मेहराब से आ टकराया। इस हमले से ढांचे में 15 वर्ग मीटर का छेद हो गया। अंदर आग लग गई जिसे बुझाने में हफ्तों लग गए। और सबसे खतरनाक बात, अंदर के रिमोट क्रेन कंट्रोल और एयरटाइट वेंटिलेशन सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गए। हालांकि रेडिएशन तुरंत बाहर नहीं आया, लेकिन NSC की वो 100 साल वाली सुरक्षा की गारंटी अब पल भर में धुएं में उड़ चुकी थी। तो अब यहाँ सबसे अहम बात क्या है? हमारे सामने एक नया और बेहद खतरनाक संकट खड़ा है। 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक NSC की मरम्मत और क्रेन सिस्टम को फिर से चालू करने के लिए 500 मिलियन यूरो की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे 2030 तक ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली डर कुछ और है। अंदर मौजूद वो 1986 का पुराना सार्कोफेगस पहले ही 2023 में अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुका है। क्रेन खराब होने की वजह से उसे सुरक्षित तरीके से तोड़ा भी नहीं जा सकता। अगर वो पुराना ढांचा अंदर ही अंदर ढह गया, तो भारी रेडियोएक्टिव धूल का जो गुबार उठेगा, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां एक तरफ इंसान अपनी बनाई इस रेडियोधर्मी कब्र से आज भी जूझ रहा है, वहीं प्रकृति अपना एक अलग ही कमाल दिखा रही है। 30 किलोमीटर का चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन आज एक बहुत बड़ा विरोधाभास बन चुका है। इंसानों के लिए तो ये जगह मौत का दूसरा नाम है, लेकिन पर्यावरण के लिए ये एक रहस्यमयी तरीके से पनप रही नई जिंदगी का घर बन गया है। चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। चूंकि पिछले 40 सालों से इस इलाके में इंसानों का आना, खेती और शिकार पूरी तरह से बंद है, तो ये आज पूरे यूरोप का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बन चुका है। इसे रीवाइल्डिंग कहते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ यूरेशियन लिंक्स, भेड़िए, मूस और लाल हिरणों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि मंगोलिया के विलुप्त हो रहे प्रेजेवाल्स्की घोड़े भी इस वीरान पड़े इलाके में खूब फल फूल रहे हैं। प्रकृति ने जैसे हमें एक तमाचा मारते हुए साबित कर दिया है कि पर्यावरण के लिए थोड़ा बहुत रेडिएशन भी इंसानी दखलंदाजी से कम खतरनाक होता है। लेकिन दोस्तों, ये उभरता हुआ इकोसिस्टम भी अब सुरक्षित नहीं है। मई 2026 में इस क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लग गई, और ये कोई नॉर्मल आग नहीं थी। मिट्टी और सूखी वनस्पतियों में सालों से जो रेडियोएक्टिव सीजियम-137 जमा था, वो इस आग के धुएं और राख के जरिए फिर से हवा में घुल रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, युद्ध के दौरान बिछाई गई बारूदी सुरंगों की वजह से दमकल कर्मी अंदर जाकर उस आग को बुझा ही नहीं पा रहे हैं। इस पूरे इलाके की निगरानी अब लगभग नामुमकिन सी हो गई है। तो आज उस खौफनाक रात के लगभग 4 दशक बाद हमें खुद से ये सवाल पूछना ही पड़ता है, क्या हम सच में सुरक्षित हैं?
चेरनोबिल की कहानी हमें बताती है कि हमारी तकनीकी तरक्की असल में कितनी नाजुक है। आज इस जगह को एक नए ग्लोबल खतरे से बचाने के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय मदद, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और इस पूरे इलाके को युद्ध से दूर रखने की सख्त जरूरत है। जब तक उस टूटे हुए सार्कोफेगस का आखिरी टुकड़ा सुरक्षित नहीं हो जाता और जब तक वहां युद्ध के बादल मंडराते रहेंगे, चेरनोबिल का भूत हमारे वर्तमान को ऐसे ही डराता रहेगा। ये एक ऐसी चेतावनी है जो शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। सोचने वाली बात है ना? ट्रूथ लेंस के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ वापस लौटेंगे।